प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में कक्षा 9वीं के पाठ ग्रामश्री, जो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई कविता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामश्री जो कविता है वो पंत जी के द्वारा चौथे दशक में लिखी गई प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोरम जो है वर्णन देखने को मिलता है इस कविता में। तो कहते हैं, जैसे खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ पौधों की डालियाँ जो हैं वो मखमल के समान कोमल प्रतीत होती हैं, और जो सूरज की किरणें हैं वो चांदी की जाली के समान जो है वो उनकी चांदनी बिखरी हुई है। तो हरी भरी धरती पर नीले आकाश का पर्दा सा फैला हुआ है, और कैसे जो है मटर और छिमियाँ जो फलियां हैं उस पर रंग बिरंगी सुंदर तितलियां मंडरा रही हैं। तो प्राकृतिक शोभा जो है कैसे प्रत्येक मनुष्य के हृदय को अपने वशीभूत कर लेती है, उसकी सभी जगह जो है वो सुंदरता दिखाई पड़ रही है, उसका वर्णन किया गया है। तो पंत जी होते बेटा, देखो, छायावादी कवि थे, और इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। कब? 1900 में। और उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। तो छायावादी कविता के ये प्रमुख स्तंभ रहे हैं। इन्होंने बहुत सी रचनाएं भी लिखी हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला हुआ है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया था। तो वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। तो वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदंबरा, ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पंत जी की कविता में बेटा किसकी जो है पहचान होती है? प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक जो शब्द थे उनका चयन करने के कारण उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। तो किसकी संज्ञा दी जाती है उनको? शब्द शिल्पी की। तो ग्रामश्री जो कविता है, इसमें पंत जी ने गांव की जो है प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती की फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती हैं। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति जो है इस कविता में बताई गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फैली ग्रामश्री जो कविता है, इसमें फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो कवि कहते हैं इसमें कौन बेटा? सुमित्रा नंदन पंत जी कवि कहते हैं कि हरे भरे खेतों और अपार प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन जो है इस कविता में उनके द्वारा किया गया है। तो कवि कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक क्या है? हरी भरी फसल, और उन फसलों की जो मखमली जो शोभा है कहते हैं वो देखते हुए बनती है। तो सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें जो हैं वो प्रकट होती हैं, लिपटी जिससे सूर्य की किरणें यानी रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, और उनमें विद्यमान जो उनका हरा जो रक्त है हरे हरे तन पर, ठीक है, और जैसे चांदी जैसे उजली जाली सी लिपट गई है फसलों के हरे भरे तन पर, धूप की चमक जो है वो ऐसी प्रतीत होती है कि उनमें जो उनका हरा रक्त लगातार प्रवाहित हो रहा हो। फसलें गहरे हरे रंग की हैं, जिनके कारण क्या है, धरती का तल जो है वो श्यामल सा प्रतीत हो रहा है। तो श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक का अर्थ है कि आकाश जो है नीला है, स्वच्छ है, वो उस पर किस पर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, जो धरती का तल श्याम रंग का यानी प्रतीत हो रहा है, गहरा हरा है, कुछ कुछ श्याम रंग का है उस पर।
तो नभ का चिर निर्मल नील फलक कहते हैं कि हरी भरी फसलों से भरे खेतों पर झुका हुआ नीला जो आकाश है, कैसा दिखाई दे रहा है, स्वच्छ जो वो आकाश है वो नील फलक यानी नीला पर्दा जो के समान जो है वो अद्भुत दिखाई दे रहा है। तो खेतों में फैली हरियाली है बेटा वो मखमल के समान कोमल दिखाई दे रही है, और लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तो कैसी दिखाई दे रही है वो, सूर्य की किरणें ऐसी प्रकट होती हैं जैसे उन पर चांदी जैसी उजली हुई जाली सी लिपट गई है। और फसलों के हरे भरे जो तन है उन पर, फसलों के हरे भरे तन पर धूप की चमक ऐसी लगती है जैसे उनमें विद्यमान उनका हरा जो रंग है वो रुधिर है हरा रहा झलक, तो उनका हरा जो रक्त है वो निरंतर प्रवाहित हो रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का निर्मल नील फलक, और वो जो है कौन फसलें जो है वो गहरे रंग की हैं जिसके कारण धरती का तल श्यामल प्रतीत हो रहा है, और जिस पर सदा की तरह जो है वो साफ स्वच्छ नीला आकाश झुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो हरी भरी फसलों से भरे खेतों पर झुका हुआ जो नीला आकाश है वो अद्भुत दिखाई दे रहा है। फिर है बेटा रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली। तो इसका कहने का अर्थ यह है कविता का कि कवि इसमें कहते हैं कि बसंत ऋतु जब आती है बेटा तो गांव के खेतों में दिखाई देने वाला जो अद्भुत जो परिवर्तन है उसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो कवि कहते हैं कि गेहूं और जौ की जो फसलों पर है वो क्या हो गया है, जौ और गेहूं में बालिका, कहते हैं कि गेहूं और जौ की फसलों पर बालियां लग गई हैं, इसलिए सारी धरती जो है वो रोमांचित सी प्रतीत होने लग गई है। वसुधा यानी पृथ्वी जो है वो रोमांचित सी लग रही है। अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बालियां जो है, सोने की किंकणियां यानी सुनहरे रंग की बालियां जो है वो लग गई हैं। करघनी जो है वो उसके समान शोभाशाली यानी शोभादायक प्रतीत हो रही है, मन को आकर्षित करती हुई प्रतीत हो रही है। तो सारे खेतों में उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, तो कहते हैं कि खेतों में सरसों के तेल से युक्त भीनी भीनी जो गंध है, खुशबू है वो फैली हुई है, और पीली पीली जो सरसों है वो चारों तरफ फैली हुई है। तो कवि जो है हैरान होकर कहता है कि जरा देखो तो लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। तो कहता है कि जरा देखो हरी भरी धरती पर अलसी के पौधों पर नीली नीली कलियां भी झांकने लगी हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि हरे भरे खेतों में नीले पीले सुनहरे रंग जो है वो अलग से ही अपनी सुंदरता जो है वो दिखाने लग गए हैं। तो नेक्स्ट है बेटा रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। तो कवि कहते हैं कि इसमें कि जो हरे भरे खेतों में मटर के बेलों पर लटकी हुई जो फलियां हैं और फूलों पर उड़ती हुई कौन रंग बिरंगी मटर खड़ी है, और दूसरा फूलों पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियां हैं, उनकी शोभा जो है वो देखने योग्य है, दर्शनीय है। तो कहता है मटर की बेलें तरह तरह के रंगों के फूलों से मिलजुल कर हंसती और मुस्कुराती हुई, रिल मिल का अर्थ होता है मिलजुल कर, हंस रही सखियां मटर खड़ी, हंसती मुस्कुराती हुई खड़ी हैं, उनकी हरी भरी फलियां अपने भीतर उनकी हरी भरी फलियां जो है वो अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपाकर मखमल की पेटियों की तरह क्या है लटकी हुई हैं। तो बेलों पर क्या है बेटा, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फिरती है रंग रंग की तितली। तो वो रंग बिरंगी जो तितलियां हैं वो क्या कर रही हैं, रंग बिरंगे फूल सुंदर जो फूल हैं उनके ऊपर मंडरा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि फूलों पर फूल गिर रहे हैं, फूल गिरते हैं फूलसम, कहते हैं कि फूलों पर फूल ही गिर रहे हैं, और उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर और डंठलों पर जैसे डंठल ही उड़ उड़ कर जो है वो घूम रहे हैं। तो कवि ने जो है इसमें क्या कहा है कि बेटा मटरों को रंग बिरंगे फूलों से लदी बेलों पर लटकते हुए जो दृश्य दिखाया है वो कहता है बहुत सुंदर है। मटरों की फलियां जो है वो मखमली पेटियों के समान क्या है कोमल है। तो प्रकृति ने मखमली पेटियों में मटर के बीजों की क्या करा है लड़ियां छिपा रखी हैं, और रंग बिरंगी तितलियां जो है वो मटर के ऊपर
मटर की बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं। तो रंग बिरंगे फूल ही मानो रंग बिरंगे फूलों पर गिर रही हों। वो जो प्राकृतिक दृश्य है वो मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो मटर के खेतों में जो प्रकृति की जो अनोखी जो सुंदरता है उसका वर्णन इसमें किया गया है और पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है बेटा, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। तो इसमें कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं बेटा। तो कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो सोने चांदी के रंगों से युक्त बोर से लद गई हैं। ठीक है, जो मंजरियाँ ना बेटा उसको कहा गया है बोर, उसके ऊपर जो दिखाई देती हैं तो उनके कहते हैं उनसे वो लद गई हैं। ढाक और पीपल के पुराने पत्ते जो हैं वो क्या हो रहे हैं, दल का अर्थ होता है पत्ते, पुराने पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं ताकि उनकी जगह जो है वो नए पत्ते आ सकें। तो कोहोठी कोकिला मतवाली, कोयल जो है वो मस्ती से भर उठी है और कटहल जो है पेड़ों पर चिपके लटके हुए महके कटहल, मुकुलित जामुन वो चिपके लटके महकने लगे हैं। तो अधखिले जो जामुन के पेड़ होते हैं बेटा वो कहते हैं जामुन के पेड़ शोभा देने लगे हैं और जंगल में झरबेरी मस्ती में झूमने लगी है। तो झरबेरी झूली कहते हैं, वो झरबेरी जो है वो मस्ती में वो भी झूमने लगी है। और पेड़ों पर आड़ू, नींबू, दाडिम, दाडिम कहते हैं अनार को, तो कहते हैं पेड़ों पर आड़ू, नींबू और अनार जो है वो झूमने लगे हैं और खेतों में आलू, गोभी, बैंगन और मूली जो है वो तैयार हो गई है। तो कहने का अर्थ है कि सारी प्रकृति जो है वो तरह तरह के पेड़ पौधों की शोभा से भर उठी है। यानी चारों तरफ क्या है, किसका संचार दिखाई दे रहा है, प्रकृति, यानी प्रकृति के रंग को किसने प्रकट किया है, झरबेरी ने। तो प्रकृति में आने वाले जितने भी परिवर्तन है उनका सुंदर वर्णन जो है इसमें किया गया है। किसके द्वारा, कवि जी के द्वारा, कवि पंत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, कवि पंत के द्वारा। तो कवि ने इसमें बेटा आम के पेड़ जो कहते हैं सर्दी के जाते ही चांदी और सोने जैसे रंग के बोर से लद जाते हैं और कोयल जो है उन पर मस्ती से भरकर कूकने लगती है और जो पुराने जो पत्ते हैं डाक और पीपल के वो जड़ने लग जाते हैं और उनकी जगह नए जो है सुंदर पत्ते आ जाते हैं। तो बेटा अपनी इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे की वीडियो में इसका भाग 2 का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।